दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक सैलरीड पर्सन अपना इनकम टैक्स रिटर्न बड़ी ही आसानी से कैसे फाइल कर सकता है। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है, जिसका यूआरएल है incometax.gov.in। इस पोर्टल पर आते ही आपको यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में एक लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स के थ्रू लॉगिन कर लेना है। तो इसके लिए आप अपने पैन या आधार का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन दिया गया है, आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम पैन और पासवर्ड के जरिए लॉगिन कर लेते हैं। तो आपको पैन नंबर एंटर करना है, देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है, देन इस चेक मार्क पे क्लिक करके आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। सपोज आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं इनकम टैक्स पोर्टल का, तो यहाँ पे एक फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन दिया गया है, जिसके जरिए आप अपने आधार ओटीपी के थ्रू पासवर्ड रीजनरेट भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम पासवर्ड डाल के प्रोसीड कर लेते हैं। तो लॉगिन करते ही यहाँ पर आपको आपका नाम दिख जाएगा, वेलकम बैक। यहाँ पे आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल जाएंगी। सिक्योरिटी रीजन से मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन हाइड कर रखी है। अभी हम जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं वो है असेसमेंट ईयर 22-23 का, जिसमें हम फाइनेंशियल ईयर 21-22 की इनकम एंड डिडक्शंस को शो करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको फ्रंट में ही फाइलों का ऑप्शन दिख जाता है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। सेलेक्ट असेसमेंट ईयर में आपको असेसमेंट ईयर 22-23 करंट असेसमेंट ईयर लेके चलना है। मोड ऑफ फाइलिंग में यहाँ पे आपको ऑनलाइन सेलेक्ट करना है, देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बॉटम में जो स्टार्ट न्यू फाइलिंग का ऑप्शन दिया है, ये सिलेक्ट करके चलना है। स्टेटस अप्लीकेबल में आपको इंडिविजुअल लेके चलना है, क्योंकि हम एक इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन का आईटीआर देख रहे हैं यहाँ पे। देन कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट आईटीआर फॉर्म में आईटीआर 1 सेलेक्ट करना है फॉर सैलरीड पर्सन। तो जनरली एक सैलरीड पर्सन के लिए आईटीआर 1 अप्लीकेबल होता है। अगर आप इन दोनों पैराग्राफ में लिखी गई सारी कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो आपके लिए आईटीआर 1 अप्लीकेबल होगा, अदरवाइज आपके लिए कोई और आईटीआर अप्लीकेबल हो सकता है। तो ये कंडीशन क्या है मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। आप एक रेसिडेंट होने चाहिए, आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आपकी इनकम सैलरी से हो सकती है, एक हाउस प्रॉपर्टी से हो सकती है, अदर सोर्सेस में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, एफडी का, सेविंग बैंक का, इवन आपका डिविडेंड भी हो सकता है। अगर एग्रीकल्चर इनकम भी है आपकी तो 5000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इन सोर्सेस के अलावा अगर आपकी कोई इनकम है तो आपके लिए आईटीआर 1 अप्लीकेबल नहीं रहेगा। इस तरीके से आप किसी कंपनी के डायरेक्टर नहीं होने चाहिए, आप किसी कंपनी के अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होल्डर नहीं होने चाहिए, आपका टीडीएस अंडर सेक्शन 194(n) में डिडक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप श्योर नहीं है आईटीआर को लेके तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया है, हेल्प मी डिसाइड विच आईटीआर फॉर्म टू फाइल। इस पर प्रोसीड करके आप अपना आईटीआर फॉर्म प्रॉपरली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम श्योर हैं, हमारे केस में ये सारी कंडीशन हम फुलफिल करते हैं। प्रोसीड विद आईटीआर 1 पे हमने क्लिक कर लिया। इसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट मिलेगी, तो आप चाहें तो व्यू मोर करके उसे देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है फॉर आईटीआर फाइलिंग। इसके बाद यहाँ पर आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको बताना है कि आप किस रीजन से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो एक सैलरीड पर्सन के लिए मोस्ट ऑब्वियस रीजन रहेगा टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, यानी आपकी जो एनुअल इनकम है, एनुअल सैलरी है वो 2,50,000 से ज़्यादा है, इसलिए आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन इसके बाद ये एक पॉपअप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये लिखा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो उन्होंने प्रीफिल करके दी हुई है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी प्रीफिल डिटेल है वो करेक्ट है। अगर वो करेक्ट नहीं है तो आपको उसको करेक्शन कर देना है बेस्ड ऑन प्रूफ एंड डॉक्यूमेंट। इसको ओके कर दीजिए। अब देखिए आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होने वाला है। पहला है वैलिडेट रिटर्न, दूसरा कंफर्म योर रिटर्न एंड समरी, और तीसरा है वेरीफाई एंड सबमिट। तो जो फर्स्ट स्टेप है उसमें 5 सब स्टेप्स हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड एंड टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो जैसे ही आप फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं, यानी 5 ये सब स्टेप आपके कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपका 90-95% काम हो जाता है। उसके बाद थोड़ा बहुत काम चेकिंग और वेरिफिकेशन का बचता है। तो ये जो आपको स्टेप्स यहाँ पर हॉरिजॉन्टली दी है, इन्हें वर्टिकली यहाँ पे ब्लॉक्स में दिया हुआ है। सेम पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड, टोटल टैक्स लायबिलिटी। अब आपको करना है क्या है, 1 बाय 1 ये सारे ब्लॉक्स को ओपन करके इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको कंप्लीटली चेक करके और वेरीफाई करना है। देखिए फर्स्ट ब्लॉक यहाँ पे ओपन है, सेकंड ब्लॉक यहाँ पे ओपन नहीं है, यहाँ पे आप क्लिक नहीं कर पाएंगे। जैसे ही फर्स्ट ब्लॉक आप वेरीफाई करेंगे तब जाके सेकंड ब्लॉक ओपन होगा एंड सो ऑन। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट ब्लॉक ओपन कर लेते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। तो यहाँ पे आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पैन एटसेट्रा। तो अगेन मैंने सिक्योरिटी रीजन से यहाँ पे सब कुछ हाइड किया हुआ है। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दिख जाएगा। आप चाहें तो इसे एडिट कर सकते हैं अगर वो करेक्ट नहीं है तो। देन आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, पीएसयू के एम्प्लॉई हैं या पेंशनर हैं। अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में काम करते हैं तो आपको अदर सेलेक्ट करना है। फाइलिंग सेक्शन में आपको अगर आप ड्यू डेट के पहले फाइल कर रहे हैं तो 139(1) सेलेक्ट करना है। तो इस असेसमेंट ईयर 22-23 की जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई 2022, और अगर ड्यू डेट के बाद आप फाइल कर रहे हैं तो 139(4) आपको सेलेक्ट करना है।
तो हमारे केस में 139(1) रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आप न्यू टैक्स रेजिम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो आप में से कई लोगों को पता होगा कि इनकम टैक्स में आपके पास 2 टाइप के रेजिम है, एक ओल्ड या एग्जिस्टिंग टैक्स रेजिम और एक न्यू टैक्स रेजिम। ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में डिफरेंस ये है कि ओल्ड टैक्स रेजिम में आपकी इनकम टैक्स की जो स्लैब रेट है वो थोड़ी हायर है, बट उसमें आपको कई सारे डिडक्शंस और अलाउंस दिए जाते हैं। बट न्यू टैक्स रेजिम में स्लैब रेट्स तो कम है, पर आपको किसी भी प्रकार के डिडक्शन एंड अलाउंस अलाउ नहीं किए जाते। तो न्यू टैक्स रेजिम में आपको ग्रॉस इनकम पर टैक्स देना होता है और ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको टैक्सेबल इनकम यानी जो नेट इनकम आती है आफ्टर डिडक्शन उस पर आपको टैक्स देना होता है। तो आपको आपकी सैलरी स्ट्रक्चर के हिसाब से डिसाइड करना होता है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर है। तो एक सैलरीड पर्सन ये ऑप्शन हर साल अपना चेंज कर सकता है ITR फाइल करते समय। तो इस टॉपिक पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जिसकी हेल्प से आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम बेटर है या फिर न्यू टैक्स रेजिम बेटर है। तो इस केस में हम ओल्ड टैक्स रेजिम को लेकर चलेंगे, तो यहाँ पे नो सेलेक्ट कर दिया क्योंकि हम डिडक्शंस और अलाउंस सारे क्लेम करने वाले हैं। इसके बाद बैंक अकाउंट्स में आपके जितने भी एक्टिव बैंक अकाउंट्स है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 वो सारे बैंक अकाउंट आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो वो चाहे सैलरीड अकाउंट हो चाहे नॉन सैलरीड अकाउंट है, अगर वो एक्टिव था तो आपको यहाँ पर ऐड जरूर करना है। तो मैंने सारे बैंक अकाउंट मेरे यहाँ पर ऐड करे हुए हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई नया अकाउंट ऐड करना है तो ऐड अनदर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप कंटिन्यू पे क्लिक करके अपना नया अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना होता है कि अगर आपका रिफंड बन रहा है तो किस अकाउंट में आप उसे चाहते हैं। तो सिलेक्ट फॉर रिफंड में आपको यहाँ पर टिक मार्क करना होता है। तो मेरे केस में मुझे इस अकाउंट में चाहिए तो इसको मैं डिसेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरा रिफंड जो भी है मैं चाहता हूँ कि इस अकाउंट में आ जाए। बैंक अकाउंट के बारे में एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपका जो भी बैंक अकाउंट है वो यहाँ पर वैलिडेटेड दिखना चाहिए। अगर वो वैलिडेटेड नहीं है तो आपका रिफंड फेल हो जाएगा, उसमें आपका रिफंड नहीं आएगा। वैलिडेटेड का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपका जो भी पैन नंबर है वो आपके बैंक अकाउंट में अपडेटेड है, तो वो बैंक से इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी ऑनलाइन कंफर्म होकर यहाँ पर वैलिडेटेड हो जाता है। तो जब आप ऐड करेंगे तो उस समय आपको वैलिडेशन इन प्रोग्रेस दिखाएगा, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है। और कुछ ही टाइम में जब बैंक से डाटा वेरीफाई हो जाएगा तो उसका स्टेटस वैलिडेटेड हो जाएगा अगर आपका करेक्ट पैन नंबर और मोबाइल नंबर उस बैंक में अपडेटेड हुआ तो। उसके बाद इतना इंश्योर करने के बाद यहाँ पर आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं आपका जो फर्स्ट ब्लॉक है वो कंफर्म्ड हो गया और सेकंड ब्लॉक यहाँ पर ओपन हो गया। अब इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड ब्लॉक ओपन हो गया है और कई सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखिए डाटा आपको ऑलरेडी प्रीफिल दिख रहा है। यहाँ पर हमने कुछ भी इंटर अभी तक नहीं किया है। यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो प्रीफिल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आती है, क्योंकि आजकल सारे ट्रांजेक्शन ऑनलाइन होते हैं। आपके एम्प्लॉयर से सैलरी आपको ऑनलाइन मिलती है, तो ये इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयर के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी दे दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ TDS रिटर्न्स। अब आपको चेक ये करना है कि जो भी आपकी जो इनकम डिटेल है वो करेक्ट यहाँ पे आ रही है। अगर वो इनकरेक्ट है तो आप उसको डॉक्यूमेंट के बेसिस पर करेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए ग्रॉस टोटल इनकम को वेरीफाई कर लेते हैं। क्लिक करते ही आपको कुछ क्वेश्चंस का यस और नो में आंसर करना है। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं क्योंकि एनीवे हम आगे जाके इन्हें फिल करने वाले हैं। सबसे पहला है आपका इनकम फ्रॉम सैलरी और इस पर आप एडिट पे क्लिक कर लीजिए तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल दिख जाएगी कि कौन कौन सी डिटेल प्रीफिल्ड है। तो अगर आपके केस में ये प्रीफिल्ड डिटेल नहीं आ रही है तो इसे फिर आपको मैनुअली फिल करना होगा और इसे आपको मैनुअली फिल करना है या क्रॉस वेरीफाई करना है किससे, फॉर्म 16 के पार्ट बी से। तो आपके पास आपका फॉर्म 16 होना चाहिए। साथ ही साथ ये डिटेल को आपको अपने फॉर्म 26 AS और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS से भी चेक करना होता है। तो सैलरी एज पर सेक्शन 71 जैसे ही आप यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये फॉर्म 16 पर लेके जाएगा। तो ये एक एग्जांपल है। तो आपको आपके फॉर्म 16 में ये जो सेल है सैलरी एज पर प्रोविजन कंटेंट सेक्शन 71 ये चेक करना है। तो आपको फॉर्म 16 पे जाके चेक करेंगे और साथ ही साथ यहाँ ऑब्लिक करके दिखा है कि AIS में भी चेक करना है। तो चलिए हम अपना फॉर्म 16 ओपन कर लेते हैं। तो ये होता है आपका फॉर्म 16 जिसको TDS सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट A में आपकी TDS की इन्फॉर्मेशन होती है। ध्यान आपको ये रखना है कि आपको फॉर्म 16 असेसमेंट ईयर 22-23 का चाहिए। इस तरीके से ये पार्ट A के हो जाने के बाद पार्ट B आपको दिखेगा स्क्रॉल डाउन करके। तो पार्ट B में आपकी जो है ये सारी डिटेल होती है, सैलरी एज पर प्रोविजन कंटेंट 71 ये सब कुछ। तो फॉर्म 16 को सबसे पहले हम वेरीफाई कर लेते हैं फॉर्म 26 AS से और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS से। तो फॉर्म 26 AS और AIS आप इसी पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए फॉर्म 26 AS पहले डाउनलोड कर लेते हैं। उसके लिए अगेन आपको पोर्टल पे आना है। तो पोर्टल पर आपको यहाँ पे सेकंड नंबर जो ई फाइल ऑप्शन है इसमें इनकम टैक्स रिटर्न और इसमें आपको सेकंड लास्ट ऑप्शन दिखेगा व्यू फॉर्म 26 AS। इस पर आपको क्लिक करना है, देन कन्फर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद एक नया विंडो ओपन होगा, इस पर आई एग्री पे चेक मार्क करके आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक हाइपर लिंक मिलेगा व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 AS, इस पर क्लिक करना है। असेसमेंट ईयर आपका रहेगा 22-23। व्यू एज में आपको HTML सेलेक्ट करना है। एक बार व्यू डाउनलोड पे क्लिक करके
एक्सपोर्ट एज PDF पे आपको क्लिक करना है। तो ये आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा और इसे आपको ओपन कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए, ये है फॉर्म 26AS और ये भी असेसमेंट ईयर 22-23 का है। ऐसे ही आपका पैन नंबर, नाम, एड्रेस, ये सब कुछ आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको आपकी सैलरी की डिटेल चेक करनी है। अब ये जो सेक्शन 192 है, ये आपकी सैलरी है। तो फॉर्म 16 के पार्ट ए से हम मैच कर लेते हैं। तो फॉर्म 16 का पार्ट ए में देखिए, अमाउंट पेड क्रेडिटेड में 11,36,103 और उस पर टैक्स कटा है 108,288। तो एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन मैच हो रही है। अब इसको वेरीफाई करना है आपको AIS से भी। तो AIS के लिए अगेन आपको टैक्स पोर्टल पे आ जाना है। तो यहाँ पर आपको सर्विसेज का जो 4th नंबर का ऑप्शन है, इसमें सबसे लास्ट ऑप्शन दिखेगा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS। इस पर आपने जैसे ही क्लिक किया, प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन पे हैं, AIS पे आपको क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिखेंगे, टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी TIS और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS। तो आपको TIS पे क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ समरी में आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी जितनी भी इनकम की डिटेल है वो सारी आपकी यहाँ पर दिख जाएंगी, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो इंटरेस्ट सेविंग बैंक अकाउंट का हो, चाहे वो FD का इंटरेस्ट हो। इसी तरीके से आपकी और भी इनकम जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है वो ऑलरेडी यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। तो आपको एक चीज़ जरूर इंश्योर करनी है कि जितनी भी आपकी इनकम AIS और TIS में दिख रही है, उसको आपको इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में जरूर शो करनी है। अगर आप ये कोई भी इन्फॉर्मेशन स्किप कर देंगे तो इन फ्यूचर आपको डिमांड नोटिस आने के चांसेस रहेंगे। तो मेरे केस में यहाँ पे सैलरी, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट और इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, ये 3 चीज़ें आ रही हैं और मैं इंश्योर करूँगा ये तीनों चीज़ें मैंने इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में जरूर फिल की हैं। तो AIS में देखें तो सैलरी कितनी है, 13,65,372। तो इसको फॉर्म 16 के पार्ट B से मैच कर लेते हैं। फॉर्म 16 का जो पार्ट B है, तो पार्ट B में जो सैलरी है वो है 13,65,372 और यहाँ पे TIS में भी है 13,65,372। तो मेरा जो प्रीफिल्ड डेटा है सैलरी का वो करेक्टली यहाँ पर प्रीफिल्ड है, मुझे कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम आगे फॉर्म पे, तो सैलरी एज पर सेक्शन 17(1). तो फॉर्म 16 का जो फॉर्मेट है वो एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में दिया होता है, लाइन बाय लाइन आपको सब कुछ यही मिल जाएगा। तो सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) 13,65,372। उसके बाद है आपका वैल्यू ऑफ परक्विजिट एज पर 17(2). तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट 17(2) 0 है, यहाँ पे भी ऑलरेडी 0 है। देन प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी 17(3), प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी 17(3), ये भी ऑलरेडी 0 है। देन ये रिटायरमेंट बेनिफिट मेंटेन इन नोटिफाई कंट्री। तो अगर आप रिटायरमेंट बेनिफिट आपको अब्रॉड में मिल रहा है, ये काफ़ी कम केस में अप्लीकेबल होगा, इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है। देन उसके बाद बारी आती है एग्जम्प्ट अलाउंस की। तो ये तीनों के बाद ये देखिए सेकेंड नंबर चालू हो गया, अलाउंस टू द एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10। तो इसमें जितने भी एग्जम्प्टेड अलाउंस है यहाँ पर आपको दिख जाते हैं। तो हमारे केस में ओनली एक एग्जम्प्ट अलाउंस है, वो है हाउस रेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 10(13). और वो अलाउंस यहाँ पे देखें तो ऑलरेडी प्रीफिल दिख रहा है, अलाउंस टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हाउस रेंट अलाउंस 178,068, 178,068। तो बाकी जो भी अलाउंस है मेरे यहाँ पर 0 है, तो इनको डिलीट कर देते हैं। तो जो भी 0 है ये डिलीट कर दीजिए। तो लाइन बाय लाइन ये सब कुछ डिलीट कर दिए। अगर आपके केस में कोई अलाउंस आपको ऐड करना है जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो सपोज आपके केस में LTA LTC 10(5) वाला हो, यहाँ पे कोई अमाउंट होता, तो आप यहाँ पर ऐड अनर पर क्लिक कर सकते हैं और लिस्ट डाउन में आपको ये सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। तो 10(5) LTA LTC आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और कोई सा भी अलाउंस अगर आपको दिख रहा है तो आप उसको अकॉर्डिंगली यहाँ पे चूज़ करके फॉर्म 16 के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। तो मेरे केस में ये एप्लीकेबल नहीं है, मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो एक अलाउंस था वो यहाँ पर ऑलरेडी प्रीफिल आ रहा था, तो मुझे कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अलाउंस के बाद यहाँ पर आपका डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 आता है। तो अलाउंस जहाँ पे ख़त्म होता है ये रहा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। यहाँ पे 3 डिडक्शंस आती हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन बाय डिफ़ॉल्ट हर सैलरीड पर्सन को 50,000 की एप्लीकेबल होती है, तो 50,000 यहाँ पे ऑलरेडी प्रीफिल्ड आ रहा है। और बाकी इंटरटेनमेंट अलाउंस और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, जिसे प्रोफेशनल टैक्स भी कहते हैं, ये दोनों 0 है, यहाँ पे ऑलरेडी दोनों 0 हैं। तो मेरे केस में जो सैलरी मैच हो रही है एक्जैक्टली फॉर्म 16 से 11,37,304, 11,37,304। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ तक हमारा सैलरी इनकम वाला पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपकी रेंटल इनकम आती है, या फिर आपने बैंक से होम लोन लिया हुआ है तो उसका जो इंटरेस्ट पोर्शन है वो आप यहाँ पर एज ए लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्लेम कर सकते हो और अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हो। तो इस केस में एम्प्लॉय ने एक होम लोन लिया हुआ है जिस हाउस में वो खुद रहता है, तो उसका हमें इंटरेस्ट यहाँ पर क्लेम करना है।
अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, आप जो भी इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन अपने एम्प्लॉयर को करते हैं उसके बेसिस पर एम्प्लॉयर आपका टैक्स डिडक्ट करता है, और जो भी डिक्लेरेशन आपने दी हुई है एम्प्लॉयर को वो आपके फॉर्म 16 में रिफ्लेक्ट होती है। बट यहाँ पर फॉर्म 16 का पार्ट बी जब हम देखेंगे, यहाँ पर इनकम लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रिपोर्टेड बाय एम्प्लॉय ऑफर्ड फॉर टीडीएस। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एम्प्लॉय ने अपना होम लोन जो है अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेयर नहीं किया हुआ था, जिसकी वजह से होम लोन के इंटरेस्ट का बेनिफिट फॉर्म 16 में नहीं मिला, और उसको हम अभी आईटीआर में क्लेम कर सकते हैं। अब होम लोन का जो इंटरेस्ट है उसको क्लेम करने के लिए प्रूफ क्या हो सकता है, आपको बैंक से एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिलता है। तो आपने जिस भी बैंक से लोन लिया हुआ है वहां से आपको सर्टिफिकेट फॉर इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस सर्टिफिकेट में जितनी भी साल भर में ईएमआई पे की है 3,51,351, इसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना है और प्रिंसिपल कंपोनेंट कितना है इसका बाइफर्केशन होता है। तो ये एक प्रूफ है इस एम्प्लॉय के पास जिसके बेसिस पर हम इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको जो भी क्लेम करना है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट और प्रूफ के बेसिस पे करना है। अच्छा, प्रूफ यहाँ पर अटैच करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये प्रूफ आपको कहीं पे अटैच नहीं करना है। बट इन फ्यूचर अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ भी सस्पिशियस लगता है तो वो आपसे ये प्रूफ मांग सकता है, उस केस में ये प्रूफ आपको उन्हें प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इसलिए बेटर ये है कि आप केवल वही डिडक्शन क्लेम करें जिसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट, प्रॉपर प्रूफ आपके पास है। तो इसके अकॉर्डिंगली ये जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है ये तो 80C में कवर होता है। तो इंटरेस्ट की बात करें तो 2,72,765 हम क्लेम कर सकते हैं आईटीआर में। तो आईटीआर फॉर्म पे आ जाते हैं और यहाँ पर ऐड एडिट डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप पे क्लिक किया। देन यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, क्योंकि एम्प्लॉय उस घर में खुद रहता है। तो आईटीआर 1 में जो मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं वो 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट हम क्लेम कर सकते हैं, तो 2 लाख रुपए डाल दिए। आप चाहें तो इस 72,765 को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको आईटीआर 2 फाइल करना पड़ता है। अरियर्स यहाँ पे 0 है, तो आप देखिए ये माइनस में आ गया ऑटोमेटिकली। यहाँ पे वार्निंग भी आ रही है कि मैक्सिमम लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दैट कैन बी सेट ऑफ इन कंप्यूटिंग इनकम ऑफ दिस ईयर इज 2 लाख। और आगे भी लिखा है कैरी फॉरवर्ड बेनिफिट अवेल करना है तो आईटीआर 2 फाइल कीजिए। तो इतना करने के बाद हम इसे ऐड कर देते हैं। तो इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आते हैं। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आपका क्या क्या आता है, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, ये ऑटो फिल्ड आ रहा है और ये डिटेल करेक्ट है, मैंने ऑलरेडी चेक कर ली है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आपका और क्या क्या कवर हो जाता है, एक आपका एफडी इंटरेस्ट यहाँ पे आता है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आपका यहाँ पे आता है और डिविडेंड इनकम यहाँ पे आता है। हमारे केस में जब हमने एआईएस चेक किया था तो वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट भी था और इंटरेस्ट ऑन एफडी भी था, वो मुझे यहाँ पर ऐड करना होगा। तो अगर ऑटो फिल्ड नहीं आ रहा है तो भी आपको वो ऐड करना है, उसके बिना आप करोगे तो इन फ्यूचर आपको नोटिस आने के चांसेस रहेंगे। तो ऐड अनदर पे क्लिक किया। तो इसमें देखिए सबसे पहले डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, तो यस कर दिया। और कितनी इनकम है एआईएस में हमने देख लिया 7795, और इसको मैं अपने स्टेटमेंट से भी टैली कर चुका हूँ। अच्छा, इसको हम 80TTA में क्लेम कर सकते हैं, तो आगे जब क्लेम करेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा। उसके बाद डू यू हैव इंटरेस्ट ऑन एफडी, एफडी का इंटरेस्ट भी है, और कितना है एफडी का इंटरेस्ट 24,103, इसको भी मैं क्रॉस टैली कर चुका हूँ। देन ये ऑटोमेटिकली आ गया इनकम टैक्स पे जो भी इंटरेस्ट रिसीव हुआ था लास्ट ईयर, एंड कंटिन्यू। तो इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो गया। इस तरीके से ग्रॉस टोटल इनकम आ गया 9,73,473। नेक्स्ट आता है एग्जाम्प्ट इनकम। तो एग्जाम्प्ट इनकम ऐसी इनकम होती है जिसपे आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होता है, ओनली रिपोर्टिंग पर्पज से आपको यहाँ पर ऐड करना होता है। तो एग्जाम्प्ट इनकम में आपका एग्रीकल्चर इनकम आ जाता है, तो यहाँ से लिस्ट आ जाएगी एग्रीकल्चर इनकम और कौन कौन सी इनकम हो सकती है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो हमारे केस में ये अप्लीकेबल नहीं है, इसको कैंसिल कर देते हैं। तो जो हमारा सेकंड ब्लॉक था वो भी कंफर्म हो चुका है। अब आते हैं थर्ड ब्लॉक पे जो कि डिडक्शंस का। अब यहाँ पे डिडक्शन में अगेन आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में यस और नो पे क्लिक करना है। तो सबसे पहला है कि क्या कोई डोनेशन है जो आप क्लेम करना चाहते हैं। तो अगर आपने किसी रजिस्टर्ड एनजीओ को या संस्था को डोनेशन दिया है जो कि इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड है तो उसका डोनेशन आप क्लेम कर सकते हैं 80G में। तो मेरे केस में कोई डोनेशन नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी मैंने कोई डोनेशन इस एम्प्लॉय ने नहीं दिया हुआ है। 80GG में रेंट आप क्लेम कर सकते हैं अगर एचआरए के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हैं तो हमने एचआरए ऑलरेडी क्लेम किया हुआ है तो यहाँ पे नो आ जाएगा। 80C में 1,50,000 ये प्रीफिल्ड आ रहा है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एम्प्लॉयर द्वारा ऑलरेडी दी जा चुकी थी। तो 80C की जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो 1,50,000 होती है। तो इसमें क्या क्या कवर होता है, आपका पीएफ का जो भी डिडक्शन होता है, LIC की प्रीमियम, पीपीएफ में आपने इन्वेस्ट किया हो, 5 ईयर से ज़्यादा टैक्स और फिक्स डिपॉजिट आपने किया हो, ELSS में आपने इन्वेस्टमेंट किया हो,
बच्चों की एजुकेशन फीस में जो ट्यूशन कंपोनेंट होता है, तो इस तरीके के यहाँ पे कंपोनेंट आ जाते हैं। तो ये मेरा पूरा 80C फुल है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर होम लोन का जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है, तो जो हमने इंटरेस्ट सर्टिफिकेट देखा था, तो इस इंटरेस्ट सर्टिफिकेट में 78,586 भी मैं क्लेम कर सकता था, बट जो 80C की जो मैक्सिमम लिमिट है 150 वो ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है, तो उसको हम अलग से क्लेम नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा 80CCD2 में आपका पेंशन का कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपका एम्प्लॉयर है, तो ये मेरे केस में नहीं है। 80D में आपका मेडिकल प्रीमियम क्लेम आप कर सकते हैं, तो ये मेरे केस में है, फॉर्म 16 में भी आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा है शेड्यूल 80D इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड, तो आगे इसका शेड्यूल भरना है, ये ध्यान रखेंगे। हायर एजुकेशन का आपका कोई लोन है, उसका इंटरेस्ट क्लेम करना है, यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है। 80TTA में सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, ये हमारे केस में है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हम क्लेम करेंगे अप टू 10,000, तो जो भी हमारा 7,000 समथिंग 80TTA में इंटरेस्ट था वो हम यहाँ पे क्लेम करेंगे। अगेन इसका शेड्यूल आगे आएगा, उस पर हम ध्यान रखेंगे। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, तो ऐसी कोई डिडक्शन मुझे ध्यान नहीं आ रही, तो मैंने नो कर दिया। देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो 80C तो 150 आ गई। 80D में यहाँ पर एडिट बटन पे क्लिक करके अब इसमें आपको बताना है कि आपकी फैमिली में एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स कोई सीनियर सिटीजन है क्या, तो नहीं है, तो यहाँ पे 5,000 क्लेम कर दिया। पेरेंट्स के लिए कोई भी मेडिक्लेम हम क्लेम नहीं करने वाले हैं, सेल्फ फैमिली के लिए था, तो नॉट क्लेमिंग कर दिया यहाँ पे और सेव कर दिया। देन इसके अलावा 80TTA ये ऐड करना है। तो 80TTA में जो हमारा सेविंग बैंक का इंटरेस्ट था 7795 का, वो हम क्लेम कर लेंगे 7795। चलिए इसे ऐड कर लेते हैं। चलिए सारी डिडक्शन हो गई, इसको कंफर्म कर देते हैं। तो ये टैब भी कंफर्म हो गई टोटल डिडक्शन की। अब नेक्स्ट आ गया टैक्स पेड। टैक्स पेड पे क्लिक किया तो इसमें आपको TDS पे जाना है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स पे, फर्स्ट वाला। यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि आपको साल भर में कितनी नेट सैलरी मिली है और उस पर कितना टैक्स कटा है। तो ये डिटेल कहाँ से उठ के आती है, ये आपके फॉर्म 26AS से आती है। तो फॉर्म 26AS से आप चाहें तो एक बार इसे वेरीफाई कर लीजिए। तो चलिए फॉर्म 26AS पे चलते हैं। तो फॉर्म 26AS में जो सैलरी थी वो थी 11,36,103, जिसपे TDS था 108,288, 11,36,103 और टैक्स 108,288। तो ये इन्फॉर्मेशन एक्जैक्टली मैच हो रही है फॉर्म 26A से। बट अगर आपके केस में ये TDS कम शो हो रहा है, सैलरी कम शो हो रही है, तो लास्ट 3 क्वार्टर की आप ऐड करके देख लीजिए, तो हो सकता है वो टैली हो जाए। तो अपडेट होने में कई बार टाइम लग जाता है। तो ये मेरी डिटेल ऑलरेडी अपडेटेड है, तो मुझे यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे मैं कन्फर्म कर देता हूँ। तो हमारा ये 4th ब्लॉक भी कंफर्म हो गया। देन लास्ट है आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको वेरीफाई करना है। तो ग्रॉस टोटल इनकम में से टोटल डिडक्शन आपके माइनस हो गई, आपकी टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम आ गई। इस पर टैक्स बना 74,636 का और एजुकेशन से 4% से इस पर लगा 2,985 का। टोटल टैक्स जो बनता है इस एम्प्लॉय का एज पर इनकम एंड डिडक्शन वो बनता है 77,621 रुपीज़ का। तो इसको हमने कन्फर्म कर दिया। पांचों जो ब्लॉक हैं वो कंफर्म हो गए। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि इस एम्प्लॉय का जो टैक्स कटा है वो कटा है 1,08,288, बट इसकी टैक्स लायबिलिटी बनती थी 77,621 की। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि होम लोन जो है वो एम्प्लॉयर को डिक्लेयर नहीं किया हुआ था, जिसकी वजह से इसकी टैक्स लायबिलिटी कम हो गई। तो इस एम्प्लॉय को रिफंड मिलने वाला है। तो आगे जब हम प्रोसीड करेंगे तो हमें और क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा इसका। तो हमने प्रोसीड पर क्लिक करा, ये देखिए यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ 30,670। तो इस एम्प्लॉय को 30,670 का रिफंड मिलने वाला है। अब देखिए 3 स्टेप में से फर्स्ट स्टेप आपका पूरा कंप्लीट हो गया और आपका 95% काम हो चुका है। सिर्फ आपका 5% काम और बचा है, सिर्फ वेरिफिकेशन का काम बाकी है। तो यहाँ से आप देख लीजिए टोटल टैक्स इतना बनता था, टोटल पेड इतना था, ये आपका रिफंड है। प्रीव्यू रिटर्न पे आप क्लिक कर दीजिए, देन इस पर चेक मार्क करके और प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिए। देन इसके बाद आप इसको एक बार प्रीव्यू कर लीजिए, तो ये पूरा समरी आपके सामने आ जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी थी, आपने HRA कितना क्लेम किया, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपने क्लेम किया, हाउस लोन का जो इंटरेस्ट है वो क्लेम किया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में क्या क्या डाला वो आ गया। देन 150 80C में हमने डिडक्शन क्लेम किया, 80D में 5,000 क्लेम किया, 80TTA में 7795 क्लेम किया। इस तरीके से आपकी जो रिफ़ंड आप चेक कर लीजिए 30,670 का रिफंड यहाँ पर आ रहा है, सब कुछ करेक्ट आ रहा है। और ये रिफंड आपका किस बैंक में आएगा वो आपको ब्लू टिक भी दिखेगा। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जिस भी बैंक पर टिक है वो प्री वैलिडेटेड करा हुआ है आपका। देन फाइनली इसको आप स्क्रॉल डाउन करके प्रोसीड टू वैलिडेशन कर लीजिए।
तो वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया, यानी आपने जो भी डिटेल यहाँ पर फिल की है वो आपकी करेक्ट है। और उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन, तो आपका ये सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड है वेरीफाई एंड सबमिट। तो आपको आधार OTP से इसे वेरीफाई करना है और सबमिट करना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ई वेरीफाई नाउ करके आप इसे कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर जो ई वेरिफिकेशन के लिए आपके पास ऑप्शन है, एक तो थ्रू आधार OTP है, तो मोबाइल नंबर जो आपका आधार से लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा, उससे आप कर सकते हैं। ये सबसे इजी ऑप्शन है, क्योंकि इस एम्प्लॉय का जो मोबाइल नंबर है वो आधार से लिंक नहीं है, मोबाइल नंबर चेंज हो गया है, इसलिए हम यहाँ पर ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे थ्रू बैंक अकाउंट। तो हमारा जो बैंक वैलिडेटेड है उसके थ्रू यहाँ पर आपका EBC इनेबल हो जाएगा। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ग्रीन में लिखा हुआ आ जाएगा कि यू हैव वैलिडेटेड एंड इनेबल्ड EBC। और इसके बाद आपके पास नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है, डीमैट अकाउंट का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक EBC कोड ऑलरेडी आ चुका होगा, वो EBC कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है एंड ई वेरीफाई पर क्लिक कर दीजिए। तो ये अब आपका आखिरी स्टेप है, कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। प्लीज़ नोट दैट वंस यू सबमिट द रिटर्न यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई द डिटेल्स। तो एक बार आपने सबमिट कर दिया तो आप डिटेल्स को मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ पर सारी डिटेल वेरीफाई कर चुके हैं और सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। इसके बाद आप एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हैं। तो ये आपके सामने एक्नॉलेजमेंट है, असेसमेंट ईयर 22-23, और हमारा जो टोटल या फिर टैक्सेबल इनकम था वो था 8,10,680 रुपीज़ का, जिस पे टैक्स बना था 77,621 का। जो TDS कट हुआ था वो था 1,08,288, और हमारा जो टैक्स रिफंड बनता था तो माइनस में है, मतलब वो टैक्स रिफंड है, और प्लस में आ रहा है मतलब टैक्स पेबल है। तो हमारा माइनस में आ रहा है, यानी ये रिफंड है 30,670 रुपीज़ का। और स्क्रॉल डाउन करके आप आएंगे, यहाँ पे बॉटम में आपको लिखा हुआ मिलेगा डू नॉट सेंड दिस एक्नॉलेजमेंट टू CPC बेंगलुरु, क्योंकि हम इसे ऑनलाइन ई वेरीफाई कर चुके हैं। तो इतना करने के बाद आपका सारा काम कंप्लीट हो जाता है। अब आपके पार्ट पे कुछ भी पेंडिंग नहीं है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे प्रोसेस करता है, जिसमें 15 दिन से लेकर 90 दिन तक का समय लग सकता है। अच्छा, इस बीच में अगर आपको इनकम टैक्स से कोई कम्युनिकेशन आता है और आपसे कोई वो प्रूफ मांगते हैं तो वो आपको सबमिट करना पड़ता है। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और आपको इससे कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरीके के वीडियोस इन फ्यूचर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे।